नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर 63। और आज इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे तब उसकी ट्रेजेक्ट्री या उसका रास्ता या उसका पाथ कैसा होगा, ये आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो रोज की तरह फटाफट कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और हमने इससे ठीक पिछले लेक्चर में एक लॉ पढ़ा था, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। और उस मैग्नेटिक फोर्स को जिस लॉ की हेल्प से हमने दिया था, उस लॉ को हमने क्या बोला था? लॉरेंज फोर्स लॉ बोला था। सिंस वी नो अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज फोर्स लॉ, क्या पता होता है हमको? अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज फोर्स लॉ क्या होता है? लॉरेंज फोर्स लॉ कि मैग्नेटिक फोर्स acting on a charge particle which have charge q and moving with velocity v and it enter in a magnetic field b is given by this relation। जहां पर v क्या है? वेलोसिटी है उस चार्ज पार्टिकल की जिसमें चार्ज कितना है? q है। और b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और fm क्या है? उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और वी कैन से लॉ। एक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना। इसी लॉ के बेस पर हम ये डिस्कस कर पाएंगे या फिर ये बता पाएंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल की जो मेरे पास ट्रेजेक्ट्री होगी किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या होगी। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत ओपन करना चाहूं तो कैसे ओपन कर दूंगा? इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, एफ एम इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, Q इंटू, ये मेरे पास क्या है? V क्रॉस V है, तो कितना आ जाएगा ये? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V इंटू कितना आ जाएगा? साइन थीटा। और यहां कितना आ जाएगा? एन कैप। हियर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द V एंड B। और ये भी कर सकते हैं हम, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ FM। FM की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो कितना है मेरे पास? एन कैप है। तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा यहां पर आप जो अजीब सा लग रहा है इसको हटाना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि दिस FM इज इक्वल टू QVB इंटू साइन थीटा और इंटू कितना आ जाएगा? ये एन कैप आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज अवर मैग्नेटिक फोर्स। ना हमको साफ दिख रहा है कि दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंड अपॉन थीटा। अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास V, B और Q कांस्टेंट है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो केस फर्स्ट ले लो। केस फर्स्ट मैंने यहां पे क्या ले लिया कि इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। मेरे पास कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में मेरे पास चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या फिर जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे बना दो मैग्नेटिक फील्ड को, एंड वी आर सेइंग दिस इज अवर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है। और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जो मेरे पास Q चार्ज है वो भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। तब इस चार्ज पार्टिकल में इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अप्लाइड फोर्स कितना होगा? तो क्या कर दो यहां पर, थीटा की जगह कितना पुट कर दो? 0 पुट कर दो, और साइन 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन जो मेरे पास इफ साइन 0 0, देन जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स FM आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी इस टाइम पर इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यानी अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा था तो ऐसे ही ये चलता जाएगा। अगर मैं थोड़ा इनको और आगे बढ़ा दूं यूं करके, तो इस तरीके से अगर ये आगे को चल रहा था मेरा कौन? चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से, तो ऐसे ही V वेलोसिटी से चलता रहेगा क्योंकि इस पर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। या बोल सकते हैं दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इस टाइप की सिचुएशन में जो मेरे पास ट्रेजेक्ट्री ऑफ अवर चार्ज पार्टिकल हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। तो ट्रेजेक्ट्री कैसी हो जाएगी? यहां पर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पर ट्रेजेक्ट्री की बात करूं, ट्रेजेक्ट्री कैसी हो जाएगी? मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट, GHT लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है इतनी बात ना? सेकंड केस सेकंड लेते हैं, और केस सेकंड कुछ ऐसा अज्यूम करते हैं कि एंगल बिटवीन B एंड V इज पाई। कितना है? पाई है। यानी ऐसा है, कुछ ऐसा है कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है यूं करके, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड एंड विच इज यूनिफॉर्म। जो कैसा है? यूनिफॉर्म है। और ये डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ की ओर है? इधर की ओर है।
और इस केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड और बी दोनों डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, लेकिन इस केस में दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई है। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यहां पर क्या थे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, तो यहां पर क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। अगर बी इधर को है तो वी कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो अगर बी इधर की ओर है, जहां की ओर एरो दिखा रहा है इसका, तो जो मेरे पास v होगा इन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो दिस इज माय चार्ज q एंड विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। वो इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पर ऑटोमेटिकली थीटा कितना हो गया मेरे पास, पाई हो गया। इफ थीटा इक्वल टू पाई, अगेन साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इफ साइन पाई इज 0, अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस, देन जो मेरे पास एफ एम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इस केस में भी इस चार्ज पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। यानी ये जिस पाथ से यहां से चलते हुए आ रहा था उसी पाथ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से आगे निकल जाएगा। इट मीन इन दिस केस द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। तो कैसी हो जाएगी यहाँ पर ट्रेजेक्टरी, अगर यहाँ पर मैं अगेन किसकी बात करूं, ट्रेजेक्टरी की बात करूं, देन दिस विल बी ट्रेजेक्टरी विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसी होगी मेरे पास, स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है इतनी बात, ओके। तो ये तो क्या हो गए, दो सिंपल केस हो गए। नाउ अब बात करते हैं किसकी, थर्ड केस की। एंड द थर्ड केस इज व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड और मैग्नेटिक फील्ड इज 90। कितना हो, 90 हो, या बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत हो, तब उनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, या बोल सकते हैं अगर फोर्स लग रहा है तब उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसी होगी। और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो केस थर्ड लिख के चलो यहां पर, जो मेरे पास केस थर्ड हो जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा कि इफ थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, 90 डिग्री है, या बोल सकते हैं इसको पाई बाई 2 है। थीटा इक्वल टू कितना है मेरा, पाई बाई 2 है। यानी मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच का एंगल कितना है, पाई बाई 2 है। नाउ अब यहां पर दिखाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या है, देखने की बात है। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की ओर है मेरा, इस बोर्ड में अंदर की ओर है, या बोल सकते हैं आपके पेपर में, जिस पेपर में आप लिख रहे हो, जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, उसके पेपर में अंदर की ओर है। और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे क्रॉस से। ठीक है, ये क्रॉस क्या दिखा रहा है हमको, कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, डाउनवर्ड है। ओके, और इस तरीके से दिखा दो, और यहां पर हर क्रॉस के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये भी क्या रहना चाहिए, हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि अगर यहाँ पर सेपरेशन क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है मेरा, यूनिफॉर्म है। तो दिस इज अवर बी विच इज डाउनवर्ड। जो बी है मेरा वो कैसा है, डाउनवर्ड है। जो बी मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है हमने वो कैसा लगा रखा है, डाउनवर्ड। ओके, नाउ एंड वी आर अज्यूमिंग हियर कि हमें क्या बोलना है कि जो v और जो v है मेरा वो क्या है, v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द b वेक्टर। ऐसा लेना, ये कंडीशन है ना मेरे पास कि v क्या है, परपेंडिकुलर टू द b है। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास क्या है, b है, तो v कैसा होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, यूं करके होने चाहिए। तो अज्यूम कर लो कि यहां से कोई एक चार्ज पार्टिकल q इस तरीके से क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी v से क्या किया, इंटर किया, जिसके चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस क्यू, या फिर इसमें कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, जो इस तरीके से क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, जो इस तरीके से डाउनवर्ड एक्टेड है। किधर है इतनी बात। नाउ अभी यहां पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, आंसर है हाँ जी लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो इन दिस केस जो मेरे पास फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, क्यू वी बी इंटू कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 2, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये एन कैप आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास एफ एम इज इक्वल टू कितना आ गया, ये क्यू वी बी, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना आ गया, एन कैप आ गया। अगर से मैग्नीट्यूड की बात करूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्यू वी बी के बराबर हो जाएगा। तो इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स क्या करेगा, इसमें एक्ट करेगा ना। क्वेश्चन ये है करेगा कहां की ओर, किस डायरेक्शन में करेगा, एन कैप डायरेक्शन में करेगा ना। क्वेश्चन अगेन ये है कि एन कैप डायरेक्शन होगी कौन सी, फिर एन कैप डायरेक्शन कौन सी वाली होगी। तो उसके लिए कल ही हमने क्या कर रखा है, एक रूल पढ़ रखा है, एंड दैट रूल इज लेफ्ट हैंड रूल। हम क्या करते हैं, अपनी जो मिडिल फिंगर है उसको करंट के डायरेक्शन में लगाते हैं, और जो हमारी कौन सी इंडेक्स फिंगर है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाते हैं, और जो थंब होता है वो ऑटोमेटिकली किस डायरेक्शन में आ जाता है, फोर्स की डायरेक्शन में आ जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। अब देखो, अज्यूम करो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर
माना यहीं कहीं मान लो, बीच में मान लो, क्योंकि मुझे पूरी ट्रेजेक्टरी बनानी है तो साइड में मानना थोड़ा सा अजीब लग जाए, क्योंकि मेरे को ऐसे और यहाँ बनाना पड़ सकता है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस कि ये मेरे पास क्या है, वी है, इस तरीके से। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इधर बनाओ और या फिर इधर बना देते हैं, चलो इधर बनाओ, ठीक है। दिस इज माई वी, ये क्या है मेरा वी है, दिस इज माई वी वेक्टर। ओके, माना इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, ठीक, क्लियर है बात ना। होगा क्या, देखो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में मूव करता है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट और दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो जो यहाँ पर मेरे को ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था ना, तो इस फोर्स की वजह से इसका जो पाथ हो जाएगा थोड़ा बहुत कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी पाथ कैसा हो गया इसका, ऐसा हो गया, यानी कहीं कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ठीक है, इधर पहुंच गया, ठीक है ना। जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो कहां की ओर होगी, इधर की ओर होगी, नहीं होगी, कहां की ओर होगी, इधर की ओर, कहां की ओर होगी, इधर। दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, ये है, यानी चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहां पर क्या लगा, फोर्स लगा, कहां की ओर, ऊपर की ओर। तो इसने क्या कर दिया, इसके पाथ को थोड़ा सा कर्व कर दिया। अब यहां पर जैसे ही पहुंचेगा, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर करंट और वी कैन से दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ आवर पॉजिटिव चार्ज। तो और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी फोर्स कहां की ओर लगेगा, इधर की ओर। यहां फोर्स कहां की ओर लग रहा था, इधर की ओर। दिस इज द एफ एम, ये क्या थी मेरे पास, एफ एम की डायरेक्शन थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एफ एम, ये क्या है मेरे पास, एफ एम की डायरेक्शन है। तो इस एफ एम की वजह से अगेन क्या होगा, मेरा जो कर्व, जो मेरा पाथ जो इधर को जाने वाला था पार्टिकल मेरा, वो थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब मेरा चार्ज पार्टिकल कहां है, इस पॉइंट पर है, कहां पर है, इस पॉइंट पर है। और जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा और यहां पर वेलोसिटी कहां की ओर होगी, या स्पीड कहां की ओर होगी, या वेलोसिटी बोल दो, स्पीड बोल दो, कहां की ओर होगी, इधर की ओर होगी। डायरेक्शन है तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कहां की ओर होगी, इधर की ओर, और वेलोसिटी कितनी रहेगी, v ही रहेगी, ठीक है, इस तरीके से। नाउ फिर अगेन क्या होगा, यहां पर अगर मैं यहां पर क्या लगाऊं, अगेन से मेरा लॉ लगाऊं, कौन सा वाला, लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, तो ये क्या है मेरे पास, डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगेन यहां पर फोर्स कहां की ओर लग रहा है, इस तरीके से अंदर की ओर लग रहा है, यहां की ओर लग रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, होगा नहीं होगा, तो अगेन क्या कर देगा, इसके पाथ को थोड़ा सा और कर्व कर देगा, करेगा नहीं करेगा, तो ऐसे होता रहेगा, हर पॉइंट पर ऐसा होगा। तो हर पॉइंट पर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली फाइनली इसका जो पाथ बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सर्कुलर बनता हुआ दिखा थोड़ा बहुत, ठीक है। इस तरीके से हर पॉइंट पर आप ऐसा करते रहोगे, आप पूरा बना लेना, तो हर पॉइंट पर ऐसा करते रहोगे तो उसका पाथ कैसा बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगा तो यहां पर मेरे पास वेलोसिटी इधर की ओर होगी और एफ एम इधर की ओर होगा, तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो वेलोसिटी यहां की ओर होगी और जो मेरे पास एफ एम होगा वो कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा, दिस इज माई एफ एम। तो अगेन मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो वेलोसिटी कहां की ओर होगी, इधर की ओर, और जो मेरा एफ एम होगा कहां की ओर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। तो इस इन दिस पर्टिकुलर केस आवर पाथ ऑफ या फिर ट्रेजेक्टरी ऑफ आवर चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। कैसी ट्रेजेक्टरी निकल के आई, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी निकल के आई। तो यहां पर ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे तो ट्रेजेक्टरी क्या निकल के आई, ट्रेजेक्टरी कैसे निकल के आ रही है हमारी, सर्कुलर। कैसी है, सर्कुलर, यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन में भी हर पॉइंट पर जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब कैसा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। अगर मैं मोशन की बात करूंगा तो कैसा मोशन हो जाएगा, ये जो मोशन है यहां पर वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और हम सब जानते हैं जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या चाहिए हमको, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और आपको इस डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है उस सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ कौन बिहेव कर रहा है, यहां पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स बिहेव कर रहा है। हर पॉइंट पर देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर क्या है, एक्ट है। तो इसका मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बिहेव लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर एक पॉइंट और लिखो कि मैग्नेटिक फोर्स बिहेव लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह बिहेव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अज्यूम करूं कि हमारे जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस कितनी है, r है। लेट अस से द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r एंड
द मास ऑफ अवर चार्ज पार्टिकल इज m, इसका चार्ज कितना है, q था इसमें मास कितना है, m है, ठीक है। जो इसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दिस चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज कितना है, q है, और उसका मास कितना है, m है। देन इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स इज बिहेव लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स, इट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू किसके होगा मेरे पास, मैग्नेटिक फोर्स, होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स किसका नाम होता है, अगर मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से किसी एक सर्कुलर पाथ में, या v यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से किसी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका मास m है और जिस सर्कल की रेडियस r है, तब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज mv² अपॉन r एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज अवर मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, VQB हो जाएगा, कितना हो जाएगा, VQB। देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, यहां से मेरे पास इस V से एक V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मेरे पास कितना आ गया, mv अपॉन r इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, QB आ गया। अगर मैं रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ निकालना चाहूंगा तो दिस रेडियस विल बी कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस r इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना, mv अपॉन कितना आ गया, bq आ गया, कितना आ गया, mv अपॉन bq। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी एक, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसमें चार्ज q है और जिसका मास m है, वो किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, तब उसका जो पाथ होता है सर्कुलर होता है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, फाइंड करो करके ये क्वेश्चन आता है। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब यहां से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इस चार्ज का मोमेंटम निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं जो यहां पर मोशन हो रहा है, इस मोशन का क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो बड़ा आसान है, अब देखो नाउ देखो हमारे पास क्या चीज है, अगर मैं इसको यहां पर ले लूं, ऊपर ले लूं, तो मेरे पास mv अपॉन r इज इक्वल टू किसके बराबर है मेरे पास, q इंटू बी के बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू mv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये r q b के बराबर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। अब mv क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम, p इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, RQB निकल के आया। तो दिस इज अवर मोमेंटम। कभी कभी मोमेंटम ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल ये भी पूछा जा सकता है, देन दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मोमेंटम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम। क्लियर है बात। एंड दिस इक्वेशन जो यहां पर लिख रखा है ना, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम कभी कभी, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी एक साइक्लोट्रॉन को, साइक्लोट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, या बोलते हैं एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए एक क्या है, डिवाइस है, क्या, साइक्लोट्रॉन। और उस साइक्लोट्रॉन की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये इक्वेशन क्या होती है, यूज होती है। ये भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं ये इक्वेशन क्या होती है जो यहाँ पर लिखी ना, ये इक्वेशन सेम तो है दोनों, ठीक है। थोड़ा सा वहां पर मोमेंटम में टर्म में लिख दिया, यानी ये जो इक्वेशन मैंने यहां से लेकर यहां तक लिखी हुई है, जितनी भी हैं, ये सारी की सारी इक्वेशन कहां यूज होती हैं, किसी एक साइक्लोट्रॉन के या फिर साइक्लोट्रॉन को डिस्क्राइब करने में यूज होती हैं। और साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक एक्सेलरेटर होता है, यहां बोलते हैं किसी एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। और आपने क्लास 12th में साइक्लोट्रॉन के बारे में क्या कर रखा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है। और अभी बीएससी लेवल में वो आता भी होगा आपके पेपर में, तो यहाँ पर तो हम उसको पढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप कहीं से पढ़ सकते हो, बोल सकते हैं कहीं से, मतलब आप क्लास 12th में आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, क्योंकि क्लास 12th में आता है ना पूरे 5 नंबर का, ठीक है, वहाँ आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत हमें ये इतना समझना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन साइक्लोट्रॉन को डिस्क्राइब करने में क्या आती है, काम आती है। और साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक टाइप का एक्सेलरेटर होता है। और ये जो यहां पर मोशन हो रहा है ना, ये मोशन
दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोट्रॉन मोशन। जो यहाँ पर मोशन हो रहा है, जो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसको हम कभी कभी साइक्लोट्रॉन मोशन भी बोल देते हैं। तो द मोशन हियर, द मोशन हियर इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोट्रॉन मोशन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कभी कभी साइक्लोट्रॉन मोशन भी बोल देते हैं, ठीक। क्लियर है इतनी बात? ओके। नाउ इसके बारे में कुछ और चीजें सीखते हैं। देखो, जैसे ये क्या कर रहा है, इस तरीके से किसी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हम इंटरेस्टेड होते हैं उसका टाइम पीरियड निकालने में। अब क्या निकालते हैं? टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज, यानी टाइम पीरियड करने का मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा, तो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसको बेहतरीन बनाना चाहोगे तो यहां पर क्या लिखना पड़े, टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख देना। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल। एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम उस पार्टिकल ने लिया या इस चार्ज पार्टिकल ने लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। एंड दिस टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, या फिर स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या होता है? स्पीड होता है। और इन दिस पर्टिकुलर केस डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका सर्कमफ्रेंस के बराबर, एंड विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? v है। कितनी है वेलोसिटी? v है। और यहां से r की वैल्यू कितनी है? इतनी है। उठाए कहां पुट कर दो? इधर पुट कर दो। तो यहां से मेरे पास t इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना? 2 पाई अपॉन v, और इंटू r के जो कितना आ गया मेरे पास? दिस इज mv, और अपॉन कितना आ गया? ये BQ आ गया। और इस V से ये B क्या हो जाएगा? मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड T इक्वल टू कितना निकल के आ गया? 2 पाई M, और अपॉन कितना आ गया? BQ आ गया। तो T इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना? 2 पाई M अपॉन BQ। अगर टाइम पीरियड निकल गया, अब फ्रीक्वेंसी निकाल दो, यानी एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अगला टास्क क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो f इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टी होता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो इसका उल्टा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? BQ अपॉन कितना आ गया? 2 पाई m आ गया। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आ गया? BQ अपॉन 2 पाई m आ गया। ओके। और ऑब्वियसली बात है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकेंड। ओके ना। अब इधर देखो, एक और चीज होती है क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन होती है? ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे लिखते हैं हम? ओमेगा से लिखते हैं। एंड ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? दिस इज 2 पाई एफ। ये होता नहीं होता है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी, और दिस इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर? 2 पाई एफ। एफ की जगह ये पुट कर दो, कितना है मेरे पास? देखो, दिस इज BQ अपॉन कितना आ गया? ये 2 पाई m। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू कितना निकल के आ गया? BQ अपॉन m निकल के आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू BQ अपॉन m। अगेन दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सीधे फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, या फिर आपसे B दे देगा, Q दे देगा, M दे देगा, और आपसे पूछेगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो इस फॉर्मूले से क्या करनी पड़ेगी आपको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो ये ड्राइव करने आपको कितना ही टाइम लगेगा? 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। ठीक, आसान सी चीज़ है, कोई मतलब ऐसे भारी भरकम चीज़ें यहाँ पर है नहीं, तो सिंपल सी चीज़ है। तो दिस इज अवर साइक्लोट्रॉन मोशन, और वी कैन से दिस इज द केस व्हेन द एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री। दोनों यहाँ पर V और B क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। नाउ अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वो स्टेप ये रहेगा हमारा कि जैसे कि अभी यहां पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल था, किसके बीच? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। कि कभी एंगल क्या था? 0 था, कभी क्या था? पाई था, और कभी क्या था? पाई बाई 2 था। लेकिन मैं अगर क्या बात करूं, इन जनरल बात करूं कि कोई भी एक थीटा एंगल पर मैंने पार्टिकल को छोड़ दिया इन ए मैग्नेटिक फील्ड या फिर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब उसका पाथ कैसा होगा? तो अज्यूम करो फॉर एनी एंगल, या फिर इफ फोर्थ केस क्या हो जाएगा यहाँ पर? इफ एंगल बिटवीन, ये हो गया था ना, नोट हो गया था ना? ठीक है, हो गया होगा यार, बहुत टाइम हो गया था। तो फोर्थ केस क्या हो जाएगा यहाँ पर? इफ एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा। V और B के बीच का एंगल कितना है?
थीटा है। देखो एक अच्छा केस है और आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ये केस, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पढ़ा? क्लास 12 में पढ़ा है और कहाँ पढ़ा है? ठीक है, ये सब पढ़े हैं आपने क्लास 12 में, ऐसे आप जीनियस हो। इन कुछ चीज़ें आएंगी अभी, ये तो थोड़ा बहुत क्या चल रहा है, आपकी प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस मैच चल रहा है ना। आगे आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेगी। कल ही से आपके सामने मतलब नई नई चीज़ें आना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए एक चीज़ आज भी थोड़ा नई देखने को मिलेगी, दैट इज साइक्लॉइड मोशन। एक अलग टाइप का मोशन यहाँ पर पढ़ेंगे हम, जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा था, दैट इज साइक्लॉइड मोशन। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लेकिन फिलहाल के लिए केस कुछ ऐसा है, केस फोर्थ है हमारा, केस फोर्थ, इफ एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा। दोनों के बीच एंगल कितना हो? थीटा। कोई भी एक रैंडम एंगल बोल दिया एंड दैट एंगल इज थीटा। नाउ कैसे देखेंगे? देखो सबसे पहले एक मैं यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ड्रॉ कर लूं, आपकी इजाजत दो। ठीक है, ओके। तो दिस इज माई जेड एक्सेस बोल दो। थोड़ा सा अजीब सा ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे होता है कन्वेंशनली वैसा नहीं कर रहा हूं। यहाँ को इसको मैं कर रहा हूँ वाई एक्सेस एंड दिस वन इज माई एक्स एक्सेस। ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, मेरी मर्जी है। एंगल क्या रहना चाहिए सबके बीच का? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा होना चाहिए। ऊपर नीचे में कर सकता हूँ। तो दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज माई वाई एक्सेस एंड दिस वन इज माई जेड एक्सेस, ऐसा कुछ है। और अज्यूम करो कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में एक्टेड है। लेट अस से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में कोई मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कितना है? बी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में है ना। अभी तक केस क्या था कि मेरा v या तो z डायरेक्शन में था या x डायरेक्शन में था। कहने का मतलब ये है कि या तो वो b के परपेंडिकुलर था या फिर b के पैरेलल था। b के पैरेलल कब होता? वो जब v भी हमारा y की डायरेक्शन में होता, और एंटी पैरेलल का मतलब v कहाँ की होता? माइनस y के डायरेक्शन में होता। लेकिन इस केस में अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा v है वो अभी इसके साथ कुछ एंगल में है, यूं करके। कैसे? ऐसे करके। ओके, कुछ ऐसे बना दूं मैं, ऐसे है कुछ, समझ रहे हो बात को? किसी एक एंगल पर लॉन्च हो रखा है। जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो किसी एक एंगल में क्या हो रखा है? इस तरीके से लॉन्च हो रखा है। लेट अस से दिस एंगल फ्रॉम V इज थीटा। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। और ये माइनस एक्स दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको ऐसा बना दो फिर। ठीक, अब सही है। ये कर सकते हैं यहाँ पर हम थोड़ा बहुत विजुलाइज करने के लिए। ठीक है, ऐसा बना दो ताकि ये V मेरा माइनस एक्स में ना दिखे। तो यानी किसी एक थीटा एंगल पर क्या हो रखा है? लॉन्च कर रखा है हमने किसको? अपने चार्ज पार्टिकल को। अब देखो, अब यहां पर v के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर। इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा केस है मेरे पास कि अगर मेरे पास क्या है? b है, दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड b एंड दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर। ये मेरा क्या है? वेलोसिटी वेक्टर v है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है या नहीं है? इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। वन इज लाइक दिस इज v पैरेलल, यानी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला। एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां से मैं v को ऐसे लिख सकता हूं कुछ कि दिस v वेक्टर इज इक्वल टू v पैरेलल वेक्टर, और फिर प्लस कितना आ जाएगा? v परपेंडिकुलर वेक्टर। तो जो v पैरेलल है वो क्या है मेरे पास? दिस इज कंपोनेंट ऑफ, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ v पैरेलल टू b, और जो मेरे पास v परपेंडिकुलर है ये क्या है मेरे पास? कंपोनेंट ऑफ v परपेंडिकुलर टू b। ऐसा है या नहीं है? आंसर है हाँ जी, ऐसा है ना। अब ऐसा करने से हुआ क्या? अब ध्यान से देखना बात को। देखो, जो मेरे पास v पैरेलल है, जो मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है? v पैरेलल वाला कंपोनेंट है। जो v पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रहेगा? अनइफेक्टेड रहेगा। ध्यान सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखो, जो मेरे पास v पैरेलल है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अगर वो चीज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी जो v पैरेलल है वो अनचेंज रहेगा। समझ रहे हो बात को आप? जो v पैरेलल है वो अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि v पैरेलल और b के बीच का एंगल कितना है? 0 है। दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर वेलोसिटी v के पैरेलल है तो इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला। इसके कारण, इस v पैरेलल के कारण उस चार्ज पार्टिकल में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला। तो जो फोर्स है वो ओनली बिकॉज ऑफ किसके कारण लगेगा? ओनली ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।
क्लियर है इतनी बात? अब देखो थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसको। अगर मैं यहां पर इसको मिटा दूं, मैं ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है क्योंकि इसको मैंने यहां बना दिया ना, ठीक है, आप दूसरा डायग्राम बना लेना। तो कुछ ऐसा है कि एक कंपोनेंट कहां की ओर है, इधर की ओर, दिस इज वी पैरेलल, ये क्या है मेरा वी पैरेलल है, और एक क्या है इसके परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से, एक क्या है इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर ये तो जेड डायरेक्शन में होगा ना, पीछे को भी हो सकता है, ऐसे बोल दो, ये परपेंडिकुलर है इसके, तो दिस इज वी परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, क्लियर है बात? नाउ जो वी पैरेलल होगा वो तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अनइफेक्टेड रहेगा। ओके, लेकिन ये जो वी परपेंडिकुलर है जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जब भी कोई वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है वो उस पार्टिकल के पाथ को कैसा बनाना चाहता है, सर्कुलर बनाना चाहता है। यहां पर हुआ ऐसा ही हुआ था ना, ये जो केस था, थर्ड केस था हमारे पास, वो क्या था कि एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये एक्चुअल में क्या करना चाहेगा, पार्टिकल के पाथ को सर्कुलर बनाना चाहेगा। अब ध्यान से सुनना, जो V पैरेलल है वो क्या करना चाहेगा, पार्टिकल को y डायरेक्शन में लाना चाहेगा, नहीं लाना चाहेगा, क्योंकि ये अनइफेक्टेड रहेगा, ये तो ये जहां क्यों है वहां क्यों रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, उसको सर्कुलर बनाना चाहेगा, और ये क्या करेगा, इसको इस y डायरेक्शन में लाना चाहेगा। तो कंडीशन समझ पा रहे हो आप, ये घुमाना चाह रहा है कौन, V परपेंडिकुलर, ये इसको इधर क्यों लाना चाह रहा है, तो कैसा होगा, एक स्प्रिंग बन जाएंगे ना यहां पर यूं करके, ये घुमाना चाह रहा है यूं, ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये कह रहा है इधर को आ जा, इधर को आ जा, इधर को आ जा, तो होगा क्या, ये यहां पर ऐसे घूमेगा भी और देखो शिफ्ट भी होगा, घूमेगा भी शिफ्ट भी होगा, घूमेगा भी शिफ्ट भी होगा, तो यहां पर जो पाथ होगा वो कैसा बन जाएगा, एक्चुअल में ऐसा पाथ बन जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो लाइक दिस, देखो आना कैसे चाहिए था, इसलिए यहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं पहुंचेगा। देख ऐसा होता तो सर्कल बन जाता, लेकिन यहां नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचा यहां, क्योंकि यहां कोई जो वेलोसिटी है ये क्या कर देगा, उसको शिफ्ट कर देगा, तो यानी अब ये कहां पहुंचा, इधर, फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, एंड सोन, ऐसे आगे को जाता रहेगा ये इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इस वाई डायरेक्शन में। क्लियर हुई बात? और इस टाइप के मोशन को या फिर इस टाइप की ट्रेजेक्ट्री को हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स, या फिर हेलिकल, या फिर सर्पिलाकार। सांप अगर ऊपर चढ़ता है ना, सांप किस पर, पेड़ में, तो ऐसा तो बनाता है वो। किधर है बात? तो कैसा पाथ बना अभी, सर्पिलाकार या फिर हेलिक्स बना। अभी यहां पर ट्रेजेक्ट्री कैसी हो जाएगी इसकी, हेलिक्स। दिस इज ट्रेजेक्ट्री, ये क्या है, इसकी ट्रेजेक्ट्री है। ओके, क्लियर है बात? नाउ अगर ये बात समझ में आई, अब देखो अभी भी तो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो ही रहा है ना यहाँ पर, लीनियर मोशन भी हो रहा है लेकिन सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। तो अगर यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, ओनली V परपेंडिकुलर। तो अगेन मैं यहाँ पर क्या लगाना चाहूं, अगर कॉन्सेप्ट लगाना चाहूं ये वाला, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज mv² अपॉन r। अगर इसकी रेडियस कितनी है, r है, रेडियस का मतलब ये चीज यहां से लेकर यहां तक, इफ दिस थिंग इज r, तो कितना हो जाएगा ये mv परपेंडिकुलर अपॉन r, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसका हो जाएगा मेरे पास, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा मेरे पास, q v परपेंडिकुलर, यहां भी क्या आएगा v परपेंडिकुलर, और इंटू कितना आ जाएगा q, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल, सॉरी इंटू कितना आ जाएगा b, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। ये बात समझ में आई कैसे हुआ? अब देखो यहां से एक v परपेंडिकुलर से एक v परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास v परपेंडिकुलर या फिर r इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, जो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप कितना निकल के आ गया, दिस इज इक्वल टू m v परपेंडिकुलर और अपॉन कितना आ गया, ये b q आ गया। ये क्या निकल के आ गई, इसकी रेडियस निकल के आ गई। अगर रेडियस निकल गई, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट विल बी द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दैट विल डिपेंड अपॉन थीटा। तो बड़ा आसान है, अगर v परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, v परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू v sin थीटा। सिंपल है, नहीं है? हाँ जी सिंपल है। एंड v पैरेलल इक्वल टू क्या हो जाएगा, v cos थीटा। होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। तो यहां पर आप इसकी जगह v sin थीटा भी पुट कर सकते हो। तो यहां से मेरे पास r इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इक्वल टू mv sin थीटा और अपॉन कितना आ गया, ये b q आ गया। तो दिस इज अवर रेडियस r। ये क्या निकल गई, रेडियस r निकल गई। अगर रेडियस निकल गई, अब टाइम पीरियड, ये वो चीजें निकाल दो, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m v परपेंडिकुलर अपॉन कितना आ जाएगा, सॉरी 2 पाई
आर और कितना आ गया नीचे v परपेंडिकुलर, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई आर, आर की जो कितना पुट कर दो, ये पुट कर दो, तो कितना आ गया ये, दिस इज m v परपेंडिकुलर और अपॉन कितना आ गया b q आ गया, सॉरी अपॉन b q, और यहाँ कितना आ गया v परपेंडिकुलर आ गया, इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और तो यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड t इक्वल टू दिस इज 2 पाई m और अपॉन कितना आ गया b q आ गया। अगर मैं यहाँ पर अगेन फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी का मतलब है कितना हो जाएगा मेरे पास बी क्यू अपॉन कितना आ गया 2 पाई एम आ गया। और अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, ओमेगा की बात करूँ, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 2 पाई एफ हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर देखो, दिस इज बी क्यू अपॉन 2 पाई एम हो गया। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया ये बी क्यू अपॉन एम आ गया। एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे, जो मेरा टाइम पीरियड है, जो फ्रीक्वेंसी है और जो मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम कैसी है, जो केस नंबर 3 था सेम वैसी ही है। ठीक है, क्लियर है बात, तो उसमें कोई चेंज यहाँ पर आया नहीं। अब यहाँ पर एक और नया टर्म आता है, वो टर्म आता है क्या पिच, कि पिच क्या होती है, PITCH पिच। पिच क्या चीज है, देखो वो क्रिकेट वाले पिच नहीं, यहां पर होती है पिच। देखो क्या होती है, दो सक्सेसिव जो रिंग है ना, एक रिंग ये है एक रिंग ये है, दो सक्सेसिव रिंग के बीच का जो सेपरेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। लेट अस से दिस इज डी, दो सक्सेसिव रिंग के बीच का, इसको रिंग बोलो या फिर लूप बोलो, जो आपकी मर्जी है वो बोल दो, लेकिन आपको दिखा देना कि रिंग आप किसको बोल रहे हो, कि जो मेरे पास दो सक्सेसिव सर्कुलर पाथ है, ऐसा ही बोल सकते हो, दो सक्सेसिव सर्कुलर पाथ के बीच का जो सेपरेशन है या फिर डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। नाउ व्हाट विल बी दिस पिच, तो ये पिच इक्वल टू डी इक्वल टू कितना होता है, डी इक्वल टू हमारे पास या फिर डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, होता नहीं होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। नाउ यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, अब ध्यान से देखना बात को। देखो पार्टिकल मेरा यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, फिर कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, और इतने टाइम में कितना शिफ्ट हो गया, इतना शिफ्ट होगा। देखो फिर यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट हुआ यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके, फिर कहां पहुंच गया, इधर पहुंचा। या फिर मैं उसको यहां से स्टार्ट करूं, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, देखो एक पूरा सर्कल कब कंप्लीट होगा, जब वो दोबारा यहां पहुंच जाएगा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ यूं करके यहां पहुंच गया। ठीक है, तो जितने टाइम वो एक सर्कल पूरा कर रहा है उतने टाइम में वो इस वाई डायरेक्शन में कितना चल जा रहा है, इतना चल जा रहा है। चल रहा नहीं चला, देखो यहां से स्टार्ट करो, एक सर्कल पूरा करना है, ये आया ये आया ये आया, देखो एक सर्कल यहां पूरा होता, तो जितने टाइम में वो एक सर्कल पूरा कर रहा है उतने टाइम में वो वाई डायरेक्शन में कितना चल जा रहा है, इतना चल जा रहा है। किस वेलोसिटी से, v पैरेलल वेलोसिटी से, बिकॉज इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, v पैरेलल है। तो यानी टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, यहाँ पर t के बराबर होगा, यानी 2 पाई m अपॉन बी क्यू के बराबर होगा। तो d इक्वल टू पिच इक्वल टू कितना आ गया, स्पीड कितना है मेरे पास v पैरेलल, और t की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो दिस इज 2 पाई m और अपॉन कितना आ गया ये बी क्यू आ गया। एंड दिस v पैरेलल इज इक्वल टू कितना है, v cos थीटा है, उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास d इक्वल टू कितना निकल के आ गया, दिस पिच इक्वल टू पिच d इक्वल टू दिस इज 2 पाई m एंड दिस इज v cos थीटा, और अपॉन कितना निकल के आ गया ये बी क्यू निकल के आ गया, नीचे नीचे कितना है बी क्यू, एंड दिस इज अवर d, ये क्या है हमारी d है। समझ में आई इतनी बात, ओके। नाउ आई होप ये चीज़ आपको क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पर जो पिच होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे, या फिर आप ये इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मुलेशन है ना, इसको आप विदिन 2 मिनट या विदिन 3 मिनट क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो इन एग्जाम में भी। ठीक है, लेकिन क्विक कैलकुलेशन के लिए यहाँ पूछते हैं, अगर जब कंपेरेटिव एग्जाम में आप बैठे हो तो वहाँ पर अगर आपको ये चीज़ें पहले से याद होंगी तो वहां पर आपको दोबारा ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे क्या करोगे, क्वेश्चन में अटैक करोगे। ठीक, क्लियर है इतनी बात। तो ये याद करना, याद कब होगा, जब इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। वैसे कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इनको याद करना, 1-2 बार पढ़ोगे इनको, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्या है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पाथ है वो हेलिक्स बना, वो क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं किसकी ओर। ये तो क्या था, हमने सेपरेटली देखा कि किस तरीके से जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पाथ बनाता है, या फिर कैसा उसका ट्रेजेक्टरी रहती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दोनों फील्ड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों फील्ड लेंगे और फिर देखेंगे कि जो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो कैसा होता है। और इस पर्टिकुलर केस में, अगर ध्यान सुनना बात को, इस पर्टिकुलर केस में जब हम दोनों लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, और ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 है। कितना एंगल है उसके बीच का, 90 डिग्री का एंगल है।
तब यहां पर जो पाथ ऑफ पार्टिकल बनता है वो कैसा बनता है, साइक्लॉइड बनता है। कैसा बनता है, साइक्लॉइड। साइक्लॉइड कैसा होता है, कुछ ऐसा करो ना, इस तरीके से, दिस इज साइक्लॉइड, ये क्या है मेरा साइक्लॉइड है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड बोलते हैं। समझ में आई बात इतनी, दिस इज अवर साइक्लॉइड पाथ। ये कैसा पाथ होता है, साइक्लॉइड पाथ होता है। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लूं, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम ज़्यादा हो गया, इस तो हुआ नहीं मेरे ख्याल से, 40 मिनट हो गए यार। और साइक्लॉइड जो है ना वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। देखो मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको क्या करेंगे, हम कल करेंगे इसको ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि करेंगे क्या। देखो हमें क्या करना है, किसी एक चार्ज पार्टिकल का पाथ देखना है, कहाँ, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द कंडीशन इज दैट कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कंडीशन क्या है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक चीज हमें डिस्कस करनी पड़ेगी कि पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा, और वो होता है कैसा, पैराबोलिक। वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक। ओके, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ ऐसे पॉजिटिव बोल दो, ओके, और यहाँ क्या बोल दो, नेगेटिव बोल दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये दो पैरेलल प्लेट बोल दिए, और अज्यूम कर लिया कि लार्ज इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज इसमें से एंटर किया, ऐसे एंटर किया प्लस क्यू चार्ज। और हम सब जानते हैं जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज एंटर करता है तो उसमें लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जो पाथ हो जाएगा कैसा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एंटर करेगा, जैसे इसके अंदर एंटर करेगा तो इसमें फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर, और इस वजह से इसका पाथ कैसा हो जाएगा, इस तरीके से बैंड हो जाएगा। और जो ये पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ये ऐसे आगे को जाता, लेकिन ये अभी कहाँ को चला गया, ऐसे नीचे चला गया। ओके, और यहाँ पर जब मैं क्या करूंगा, इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करूंगा, कल करूंगा वैसे, जो इक्वेशन ड्राइव करूंगा, तो अगर मैं बोलूं कि दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस इज माई वाई एक्सेस, तो मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन निकल के आएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। सी क्या है, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है, x क्या है, इन दिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, और y क्या है, डाउन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, इस पूरे पाथ का इक्वेशन है। और ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पाथ निकल के आएगा, यहाँ पे ट्रेजेक्टरी निकल के आएगी, वो कैसे निकल के आएगी, पैराबोलिक निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर है बात ना। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे कुछ इस तरीके से।